चलिए, तो फिर आज हम लोग अब इसमें मैट्रिसेस की हमने कुछ वैरायटीज पे बात की थी। आप लोग अब याद दिलाएंगे कि आज कौन से मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है डेफिनेशन। सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक्स, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, n बाई एन का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो ए आई जे है वो रियल नंबर्स हैं, तो इट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिक। called a symmetric matrix if aij equal to aji for every I। अगर एलिमेंट के रो कॉलम इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर उस को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास ये हो गया ए आई जे और ए जे आई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसा मैट्रिक्स आपके सामने लिखूं ए एच जी, तो ये सिमेट्रिक है कि आप इसको अगर ए ट्रांसपोज कह देते हैं, बेसिकली ऐसे भी कह सकते हैं डेफिनेशन कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मिलता है। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम इंटरचेंज करना, तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है बच्चों, तो आप उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्लियर है सबको कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे? यस सर। अच्छा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास जैसे है तो ये वाला काफी फेमस होगा, आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के लिए हम यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे आप। सिमेट्रिक और स्टीरियोसिमेट्रिक का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है, तो पहले स्टीरियोसिमेट्रिक पढ़ लेते हैं इसके बाद। स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए जो है आपके पास ए आई जे है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, सच दैट आप या तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए कह लीजिए या आप ऐसे कह लीजिए कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये जो सिंबल है बच्चों, हो सकता है किसी को दिक्कत हो रही हो, ये फॉर ऑल या फॉर एवरी के लिए, प्रत्येक के लिए। तो स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स तब है जब ए आई जे और माइनस ए जे आई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स है 2 5 माइनस 7, इसको जीरो कर लेता हूँ, 0 माइनस 5 7 0 0 8 माइनस 8, जैसे ये है आपके पास। अब आप इसका ए ट्रांसपोज करें, मतलब रो कॉलम इंटरचेंज करें, तो जो पहली रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, तो 0 5 माइनस 7, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 माइनस 5 0 8, तीसरी रो 7 माइनस 8 और 0, ये आ गया।
अब अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को इस तरह से लिखिएगा, -1 इंटू -1। 8 -1 बाहर ही रखिए, 8 -1 अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? पहला कॉलम 0 -5 7, 5 0 -8, -7 8 और 0। क्या आपको नहीं लगता कि ये -8 के बराबर हो गया है? देखिए तो, यस तो -1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मतलब -1 इंटू -1, तो ये हो गया बस। तो ये आपके स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्टियोसिमेट्रिक में मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें आपने एक चीज गौर की होगी, डायगोनल एलिमेंट 0 लिए मैंने। आप गौर करिएगा, डायगोनल एलिमेंट 0 है यहाँ पर। ये तो अब ये सवाल उठता है कि क्या डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 है? यस सर। तो हम इस पर एक थ्योरम कर लेते हैं। तो हमारे पास थ्योरम आ जाएगी, डायगोनल से मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स of a stoichiometric matrix are always 0। तो ये हमेशा 0 होते हैं। कैसे 0 होते हैं? एक मिनट, आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, फॉर स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, और ये n बाई n का है, तो आप ये जानते हैं कि AIJ इक्वल टू माइनस टाइम्स AJI होगा। ठीक है, फॉर स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, AIJ इक्वल टू दिस। अच्छा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इक्वल टू J होता है या नहीं? डायगोनल जो होते हैं यस सर। होते हैं A11, फिर इधर अलग चले, फिर यहाँ पर A22, फिर यहाँ पर A33। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? यस सर। तो यस सर। डायगोनल में I और J बच्चों सिमिलर होते हैं, तो जहां J है वहां भी I लिख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा AII माइनस टाइम्स AII, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी I। This implies 2 AII equal to 0, and this implies AII equal to 0 for every। तो ये इत्तेफाक नहीं था जो एग्जांपल लिया था कि हर A11, A22, A33 अगर स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल्स हमेशा 0। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी। यहीं पर एक चीज और बताना चाहूंगा, नोट करके। अब क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट कोई मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बहुत सबने पढ़ा होता है। डिटर्मिनेंट मान लेते हैं मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1। डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं बच्चों, मैट्रिक्स की नहीं। A2 B2 C2
A3 B3 C3। अगर मैं 11 12 क्लास को पढ़ाता तो मैट्रिक्स के बीच में डिटर्मिनेंट नहीं डालता। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो सकता है। अब देखिए जरा गौर करिए मैं करना क्या चाह रहा हूं। मैंने किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, लैम्डा A1 वो सब कुछ वही आना है। लैम्डा C1 लैम्डा B2 लैम्डा C2 लैम्डा A3 लैम्डा B3 लैम्डा C3, ये आ गया आपके पास। ऐसा करते हैं मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, थोड़ा मैट्रिक्स से ही शुरू करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सॉरी इसको ए कर लीजिए। मैट्रिक्स करेंगे तो इस तरह से करिएगा। मैट्रिक्स या तो आप लोग ऐसे दिखाते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है और कई बुक्स में डबल नोटेशन है दोनों साइड। डिटर्मिनेंट का एक ही साइन है ऐसे, मैट्रिक्स के 3 साइन है ऊपर वाले, स्क्वायर ब्रैकेट की तरह पहला, दूसरा दोनों साइड ये स्मॉल ब्रैकेट की तरह पैरेंथेसिस, और तीसरा है डबल लाइन दोनों साइड। ऐसे भी कई किताबें रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों सिंबल मैट्रिसेस के हैं। तो फिर अगर लैम्डा ए कर दूं मैं, अभी फिर हैंड हो गया। चलो ठीक है। तो ये मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये भी ठीक है, ये भी समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट ले लिया बच्चों, ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट ले लिया तो आप ऐसे लिख दोगे, लैम्डा C1 लैम्डा A2 लैम्डा B2 लैम्डा C2 लैम्डा A3 लैम्डा B3 लैम्डा C3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले रो से भी लैम्डा कॉमन आएगा, दूसरी से भी, तीसरी से भी, तो बाहर कितना आ जाएगा कॉमन? लैम्डा क्यूब। हाँ, या तो रो वाइज ले लीजिए या कॉलम वाइज, एक ही बात है। तो फिर जो बाकी बचा वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो मतलब मुझे ये समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूं कि लैम्डा ए डिटर्मिनेंट जो आया आपके पास वो लैम्डा क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए आया। कब? जब ए जो था वो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, अंदर जो भी लिखते हो 3/3 का था। सो इन जनरल रूल असली ये है अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं आपको। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है Aij और ये n/n का है, देन लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट का मतलब होगा लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये रूल याद रखिए। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ठीक हो गया। अब आप कहेंगे इससे हमें फायदा क्या है? अब फायदा नोट करने का, ये पहला पॉइंट था नोट वाले हेडिंग में। दूसरा हेडिंग जो मैं लिखाता हूं फायदा आपको उसमें दिखेगा, दूसरे में दिखेगा। इफ ए इज a symmetric matrix symmetric matrix of odd order, then determinant A equal to 0। और बहुत सारे एग्जाम्स में वो देते ही ऐसा डिटर्मिनेंट है जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है और ऑड ऑर्डर का होता है, 1/1 3/3 5/5 7/7। अब देखिए प्लीज, इसके लिए मुझे एक चीज और बतानी चाहिए थी आप लोगों को।
डिटर्मिनेंट में मेरे दिमाग में नहीं रहा बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, ऐसा मालूम है। रो कॉलम इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। तो ये चीज अगर आपको याद है तो मेरे लिए आसान हो गया। देखिए अब let a equal to aij n by n be a symmetric matrix. And n is odd integer, odd natural number, odd natural number. तो फिर a डैश इक्वल टू माइनस ए होगा या नहीं बच्चों? तो मैं इसे -1 इंटू ए का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। सभी को क्लियर है इतना? यस सर। Yes. होने की वजह से तो ए डैश का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया? राइट साइड में बच्चों जहां लैम्डा ले रहे थे आप, इस सवाल में लैम्डा कितना है? -1। तो लैम्डा की पावर n होगा ना, इनटू डिटर्मिनेंट ए। अरे भाई ये ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. लेकिन ये भी तो है साथ में ये, अगर n ऑड नेचुरल नंबर है तो -1 की पावर n कितना होगा? -1। तो फिर यहां से 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए 0, तो डिटर्मिनेंट ए 0। तो अगर आपके पास एक स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो ऑड है, 3x3, 5x5, 7x7 ऑड है, तो वो डिटर्मिनेंट की गारंटी है कि वो 0 ही होगा, मतलब वो सिंगुलर होगा। मतलब उस समय वो स्टीरियोसिमेट्रिक सिंगुलर होने की गारंटी है। फिर अब a symmetric matrix of odd order is always singular but converse may not be true. इसे लिख लो यार। A symmetric matrix of odd order is always singular but converse may not be true. समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये अपने आप में काफी शानदार चीज है, बढ़िया से छोटा सा रिजल्ट है। क्योंकि अगर कोई आप लोगों ने बहुत सारे डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे 3x3, जिनको सॉल्व करने के बाद बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, लेकिन जरूरी थोड़ी है स्टीरियोसिमेट्रिक है। तो हमने एक छोटा सा रिजल्ट एक तो ये देख लिया कि ऑड ऑर्डर का स्टीरियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मिल गया ना, ज्यादातर चांस 3x3 के ही होते हैं, आप भी जानते हैं। तो ऑड ऑर्डर में स्टीरियोसिमेट्रिक है तो गारंटी हो गई। एक तो डायगोनल एलिमेंट के 0 होने के चांस हो गए, एक ही हो गए। तीसरा नेक्स्ट जो है वो बहुत शानदार रिजल्ट है, थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and a stereosymmetric matrix.
every square matrix can be uniquely represented या expressed as a sum of a symmetric. दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी, आप हमेशा उसे एट सिमेट्रिक और एट सिमेट्रिक के सम के तौर पर लिख सकते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी यूनिक. तो ये प्रूव करना है, और फिर इस पर एक दो सवाल करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए प्लीज, लेट ए इक्वल टू, कोई मान लिया हमने ए आई जे, n बाई एन है तो ऑब्वियस है स्क्वायर ही है. नाउ काफी आसान है, ए को हम ऐसा लिख देते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. सपोज तो पहला पार्ट है हाफ ए प्लस ए डैश, इसको पी मान लेते हैं, और हाफ ए माइनस ए डैश है, उसको क्यू मान लेते हैं. तो बच्चों ए इक्वल टू पी प्लस क्यू हो गया आपके पास. सो जो ए है वो आपके पास पी प्लस क्यू आ गया. अब एक बात बताइए, अगर मैं पी को सिमेट्रिक प्रूफ कर दूं और क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक, तो आधा पार्ट हो गया या नहीं? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एट सिमेट्रिक और एच टू सिमेट्रिक के सम के तौर पर लिखा जा सकता है. इतना ही तो करना है, आधा पार्ट हुआ या नहीं? Yes, sir. तो चलो देखते हैं भाई पी टू सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे. नाउ पी डैश मतलब पी ट्रांसपोज, हाफ तो नंबर है, उससे ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है. ट्रांसपोज तो जिन लोगों ने लीनियर अलजेब्रा हाल में पढ़ी है वहां भी किया था मैंने, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. बच्चों ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, ए डैश प्लस ए, तो ये तो वही आ गया जो पी था. तो अगर पी डैश इक्वल टू पी है तो इसका मतलब पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, क्यू डैश कर लेते हैं, हाफ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज. हाफ मैं सीधे लिख रहा हूँ ए डैश माइनस ए, माइनस कॉमन ले लें तो फिर ए माइनस ए डैश इक्वल माइनस टू. दिस implies Q is a symmetric matrix. तो आप एट स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो उसको हमेशा एट सिमेट्रिक और एट टू सिमेट्रिक के सम के तौर पर लिख सकते हैं. ठीक हो गया, लेकिन अभी कुछ रह गया है बच्चों. ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा वाला सिमेट्रिक अलग आया हो, आपका वाला अलग आया हो. क्यों? नहीं सर, यूनिकली रिप्रेजेंटेशन. तो फिर अब अगला सवाल उठेगा कि क्या ये हेडिंग डालेंगे, क्या ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, कि ऐसा तो नहीं है कि किसी का अलग आ रहा हो दूसरे का अलग आ रहा हो. तो हम इस बात पे बात करेंगे कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक. मतलब यूनिट का जो है, अब हमने इक्वेशन 4 लिखा है कि ए जो है वो पी प्लस क्यू है, और जहां पी सिमेट्रिक हमने प्रूव किया है, क्यू इज टू सिमेट्रिक. सपोज एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ए इक्वल टू आर प्लस एस, वेयर आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज टू सिमेट्रिक. मान लेते हैं किसी बच्चे का सिमेट्रिक दूसरा आ रहा है और स्टू सिमेट्रिक भी दूसरा आ रहा है. ठीक होगी, तो आर सिमेट्रिक है, इसका मतलब आर डैश इक्वल टू आर है. एस टू सिमेट्रिक है, इसका मतलब एस डैश इक्वल टू माइनस एस है. ठीक, 6 इक्वेशन हो गई हमारे पास.
तो फिर फ्रॉम 5 ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एस डैश, मतलब आर डैश प्लस एस डैश। लेकिन अभी तो आपने लिखा है कि आर डैश तो आर है और एस डैश माइनस एस है, तो आर माइनस एस ए डैश हो गया 7। अब आप 4 और 7 को देखिए प्लीज। 4 में है पी, सॉरी उसकी जरूरत नहीं है अभी, आर प्लस एस कहाँ गया 5th में, सॉरी इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि ये यहीं पर निबट जाए। 5 + 7 करिए, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 7 इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको, 5 में आर प्लस एस इक्वल टू ए, आर माइनस एस इक्वल टू ए डैश, जोड़ दीजिए एस कैंसिल, 2r इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो आर इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, यही तो पी था। तो जो सिमेट्रिक पोर्शन है वो पहले वाले के सिमेट्रिक के बराबर आया है या नहीं? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही आप अगर इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 7 कर दें तो ऐसा आएगा, हाफ ए माइनस ए डैश और ये क्यू के बराबर है। तो इसका मतलब जो ए इक्वल टू आपने पी प्लस क्यू लिखा था, तो पी टी जो आप आर लिख सकते हैं, क्यू टी जो एस लिख सकते हैं। तो आप दो रिप्रेजेंटेशन लेते ही लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों बराबर ही हैं, तो एक ही रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन इज यूनिट। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्वायर सिमेट्रिक के सम के तौर पर लिख सकते हैं और यूनिकली लिख सकते हैं। यह है थ्योरी बच्चों, लेकिन ऐसा है या नहीं है, अब इसके लिए हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस ए इक्वल टू कुछ भी ले लो यार, 7 9 8 6 5 2 3 1 4, चलो सभी आ गए। दिस as the sum of a symmetric and a symmetric matrix. तो कोई स्टूडेंट हों जिनको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये कैसे किया जा सकता है, तो बोलिए प्लीज, तो मैं बताऊं। अगर सबको आता है तो मैं आगे बढ़ूं। सर आता है। नहीं वाला भी है कोई भाई? नो सर। ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक पोर्शन और इसका स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका सिमेट्रिक पार्ट बताइए और इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताइए। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। चलिए ठीक है, जब किसी को कोई दुख ही नहीं है तो फिर हम क्यों समझा रहे हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स अब हमारे पास आएगा हर्मिशियन। सर एक लड़की का मैसेज आया, वो कह रही है बता दो क्वेश्चन। क्यों उसका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है क्या? सर पता नहीं सर, ये गूगल क्लासरूम में ही आया है मैसेज। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो उस समय बच्चों मुझे मैसेज नहीं पढ़ सकता ना मैं, मेरी परेशानी ये है। तो और जो भी लड़की है बेटा वो अपना जरा बोलिए तो जरा, कौन सी क्लास में है आप?
क्लास कौन सी है? यही परेशानी है ना कईयों के साथ कि उन्हें एक मुझे काम किया कोई खुला है खोलना पड़ेगा, उधर से ऑन करना पड़ेगा नीचे वाला। चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे याद रखना पड़ेगा ए क्या था। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास ए है, तो ए ट्रांसपोज ले लीजिए, रो कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए। 798 था तो इधर 798 ऐसे हो जाएगा। 652 है तो 652 कॉलम हो जाएगा। 314 ये हो जाएगा। तो अब आप a प्लस ए डैश निकालिए। तो 798 652 314 ये पहला हो गया, और इसका ट्रांसपोज 798 इधर को 652 और 314। तो बच्चों हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स को ऐड करना आपने कहा था आता है। तो 14 और 9 और 6 15 और 8 और 3 11। तो यहाँ भी वही आना है 14 15 11। तो यहाँ भी 14 15 11 ही आना है। अब सेकेंड रो 15 बीच में 5 और 5 10 2 और 1 3। तो 15 10 3। तो यहाँ भी 15 10 3। लास्ट एलिमेंट जो हो 4 + 4 8 ये। अब आप हाफ कर दीजिए, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यही आपका सिमेट्रिक पोर्शन है। तो ये आ जाएगा 7 15/2 11/2। तो यहाँ भी 15/2 और 11/2 आ जाएंगे। ये 5 ये 3/2। तो यहाँ भी 3/2 और ये 4। ये आपका सिमेट्रिक पोर्शन है। अब a माइनस ए डैश करिए। a माइनस ए डैश, ये a है, ये a डैश है। प्लीज मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ a से। जो ऊपर ये लिखे हुए हैं बच्चों, ये दिख रहे होंगे। तो सीधे बोलिए तो माइनस सोच लो बीच में। तो 0 सर 0 3 5 -3 0 1 अच्छा एंड एक -5 -5 तो इधर -3 -5 आ जाएगा, और इधर तो 0 0 आना ही है। 8 एलिमेंट और बताना है। 2 - 1 1 सर तो 1 -1 आएगा। यही आना चाहिए। फिर ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर यही आ रहा है। तो फिर हाफ a माइनस ए डैश को आप क्यों समझिएगा, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 3/2 5/2 -3/2 0 और 1/2 -5/2 -1/2 और 0। तो ये बच्चों आपके पास आ गया है स्टियोसिमेट्रिक कंपोनेंट। अगर आप p और q को जोड़ेंगे ना तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा आपको। ये p है और ये q है, इन दोनों को जोड़ दें तो ओरिजिनल मिल जाना चाहिए। आपने एक कोई भी रैंडम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दुनिया का उठा लीजिए, आप उसे हमेशा एक सिमेट्रिक और स्टियोसिमेट्रिक के सम के तौर पर लिख सकते हैं। और कैसे लिखना है? ट्रांसपोज लीजिए। a + a'/2 करो तो सिमेट्रिक, a - a'/2 करो तो स्टियोसिमेट्रिक। तो अब बताइएगा, मैं सभी को समझ में आ गया है भाई? बाकी लोग भी? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब यही काम जो हमने अभी रियल नंबर्स में किया था, यही काम सारा का सारा कॉम्प्लेक्स में भी होना है। ये रियल नंबर के फील्ड के ऊपर काम हुआ है अभी। तो कॉम्प्लेक्स में कैसे पढ़ेंगे हम चीजों को? तो बच्चों कॉम्प्लेक्स में हम यहीं से रखता हूं, हम नीचे। कॉम्प्लेक्स में जब हम पढ़ेंगे तो जो सिमेट्रिक है उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को हर्माइट नाम के मैथमेटिशियन ने सबसे पहले पढ़ा, और उन्हीं के नाम पे ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग जानते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके कंजुगेट की बात भी आती है। ये है TCM तो सर, इसमें आप नम्रता को टिक कर दो जिसमें तो वो इसमें कंजुगेट भी आएंगे। तो थोड़ा सा मैं कंजुगेट के बारे में आपको फिर बता रहा हूँ। कंजुगेट पता तो होगा ही मेरे ख्याल से सबको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेट इसमें डाटा सर्च नहीं होगा इसमें। आपके पास ए आई जे है, n बाई n मैट्रिक्स है, और जहाँ ए आई जे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आप कभी आप हिंदी वाला छोड़ दीजिए सर, ये ऐसा तो करें, प्रिंट आउट निकालेंगे हिंदी आएगा, इसके नीचे और कंजुगेट सर्वर लें और ट्रांसपोज लें, से सही आएगा, इंग्लिश या का ट्रांसपोज लें और कंजुगेट लें, और वही आ जाए। एक एडिशनल बढ़िया है कंजुगेट लेने का मामला, ट्रांसपोज तो वही है। तो फिर आप इसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स में अगर आई की जो माइनस आई रखते हैं तो कंजुगेट ले लेते हैं आप लोग, और रो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसे हर्माइट के नाम पे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पर हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये सिंबल जो है, ये ऐसा हुआ जैसे बेंजीन का आपका कैकुले फॉर्मूला है ना। आप लोगों ने केमिस्ट्री तो सबने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी भाई। तो शुरू में आप लोगों को बताया गया होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ लगे हैं, ऐसे ही पढ़ाया होगा ऑर्थो पैरामीटर। और ये जो आइडिया की दोनों रिजोनेंस सिचुएशन है। डबल बॉन्ड आप जो है रैंडमली इतना तेजी से बदलते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो बेहतर है आपको जो दिखेगा वो ऐसा बना दिया जाए। करते हो या नहीं ऐसा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मुझे भी केमिस्ट्री में इतना ही आया, बाकी इससे आगे नहीं आया। तो ऐसा ही हमने भी समझ में नहीं आया कि यार हमने कंजुगेट पहले लेना है या ट्रांसपोज पहले लेना है। इधर वाले में अंदर पहले कंजुगेट ले रखा, बाद में ट्रांसपोज। इधर वाले में पहले ट्रांसपोज, बाद में कंजुगेट। तो फिर कई लोगों ने कहा झंझट खत्म करो, तो ये थीटा लिखो। थीटा का मतलब कंजुगेट और ट्रांसपोज दोनों है, जिसको पहले जो लेना है लेते रहो। एक ही बात है। तो कई बुक्स में केवल इतना लिखा होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में आप जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं नॉर्मली। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है, तो वो हर्मिशियन की जो सिमेट्रिक बन जाएगा फिर। तो वो दोनों का बस एलिमेंट रियल और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से नाम अलग अलग है, बाकी कोई ज्यादा है नहीं उसमें। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए आई जे इक्वल टू ए बार जे आई फॉर एवरी आई, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। कि आई और जे इंटरचेंज हुए तो ट्रांसपोज हुआ और बार भी लग गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये खास बात है। इतना क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए थीटा इक्वल हो या तो माइनस ए लिखो, या माइनस ए आई जे इक्वल माइनस टाइम्स ए जे आई। ये तो रहना ही रहना है कंजुगेट और एवरी आई। और ए वही है जो ऊपर लिखा हुआ था, ये वाला एन बाई एन का मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन ये है। तो यहां से फिर पहली थ्योरम तो उसी के हिसाब से बनेगी जो वहां बने, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? जीरो। जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। थोड़ा और सोचो यार, पूरा नहीं बोला आप लोगों ने। और आइदर जीरो
और रियल। प्योरली इमेजिनरी। थोड़ा सा देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स थोड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स तो सबको आती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, z मेरे पास है x प्लस आई वाई, ये तो नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ी है, एनालिसिस है ही कहाँ इसमें। तो z प्लस जेड बार आता है अगर जीरो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो। और अगर x से जीरो हो जाएगा तो z क्या बन जाएगा आपके पास? x क्या बनेगा? प्योरली इमेजिनरी है या नहीं ये चीज? यस सर। अभी भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम जीरो आ रहा है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब दैट नंबर इज प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो है। ये लेफ्ट वाला काम सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. जिसको Yes, sir. नहीं Yes, sir. समझ में आया है, डाउट हो रहा है, वो लोग लिख भी लेना भैया, फिर बाद में परेशान मत होना कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो मैं अब इसका यूज यहाँ कर रहा हूँ। ये है। तो प्रूफ करते हैं इसका फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। I इक्वल टू जे, तो स्टेसिमेट्रिक में ए आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ए आई बार, दिस इम्प्लाइज ए आई प्लस ए आई बार इक्वल टू जीरो। और ये ए आई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों यहाँ इस समय, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम जीरो है, तो क्या मतलब है इसका? वही लॉजिक आया या नहीं? यस सर। दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई। तो हो गया है प्रूफ यार। इट मीन्स एलिमेंट्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो थोड़ा सा जो माइनर डिफरेंस है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन, वो बता दिया मैंने। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अच्छा, यहां से फिर अगली थ्योरम भी इक्विवेलेंट ही होगी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely represented as the sum of a Hermitian and a skew Hermitian matrix. हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक हर्मिस और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के तौर पर यूनिटली लिखा जा सकता है। पूरा प्रूफ उसी प्रोसीजर पे होगा, बस यहाँ पर आपको जो ए लेंगे आप उसको ऐसे लिख देना, हाफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा। बाकी समझ में आया? पिछले वाले प्रूफ में जहां केवल दोनों साइड ट्रांसपोज लेते थे, अब थीटा ले लेंगे दोनों साइड। जैसे ए इक्वल टू पी प्लस क्यू आ गया, तो फिर क्या लोगे? ए थीटा इक्वल टू पी थीटा प्लस क्यू थीटा। बीच बीच में जहां प्रूफ जैसे जैसे होगा पूरा वही प्रूफ है, डिट्टो प्रूफ वही करना है पिछला, बट ट्रांसपोज ही जो कंजुगेट ट्रांसपोज मतलब थीटा आएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये आपको वैसे ही करना है। अच्छा, अभी इसमें ठीक है, अभी देखिए हम केवल, अभी तो मैं आपको मैट्रिसेस की वैरायटी बता रहा हूँ, अभी बहुत प्रॉपर्टीज है।
तो चिंता मत करिए, बहुत सारी चीजें फिर जो छूट भी जाएंगी तो आएंगी, इनसे रिलेटेड अभी डिटेल में आएगा। अभी तो मैं जो जो एक आध चीजें शुरुआत में पता होनी चाहिए वो बताई जा रही। सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, हर्मिशियन हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया। अगला क्या है भाई? आइडम्पोटेंट। यस सर। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इस तरह का है तो उसे आइडम्पोटेंट है, खुद से मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है। तो बच्चों एक बात सोचो, अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो सर ए इक्वल टू ए इक्वल टू इनवर्स। आई। तो इसका मतलब जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है क्या वो सेल्फ इनवर्स है? इनका इनवर्स यही हो। यस सर। तो अगर पहले ही पता लग जाए तो कितना आसान हो कि इसका इनवर्स यही है। किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं दे दूं कि एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, बड़ा सा दे दो 3/3, फाइंड ए इनवर्स। अब आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी पता है अभी तो आप तो देखते ही उठा लोगे सवाल, वरना आप टाइम लगाओगे ऑब्जेक्टिव में पूरा, प्रोफेक्टर निकालो, एड्स निकालो, फिर डिवाइड करो, वो तो टाइम टेकिंग है। तो आइडम्पोटेंट की प्रॉपर्टी ये भी है, तो सेल्फ इनवर्स्ड एलिमेंट्स है। बाकी आइडम्पोटेंट की कुछ 3-4 थ्योरम कराऊंगा मैं बाद में। फिर क्या था आइडम्पोटेंट के बाद? निलपोटेंट। यस सर। अच्छा, आइडम्पोटेंट का स्क्वायर होना जरूरी है क्या? आइडम्पोटेंट रेक्टेंगुलर शेप में नहीं हो सकता? नो सर। सर क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर बच्चों आपने ए को ऐसे ले लिया ना m/n, फिर आप उसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं m/n, तो ये m है, ये n है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए स्क्वायर, तो इसलिए मैंने स्क्वायर जो लिखा है कि ए इक्वल टू स्क्वायर n/n है, वो सही है। ठीक। नील पोटेंट, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हमारे पास है जो स्क्वायर है और a⁴n नल मैट्रिक्स है, ए को खुद से मल्टीप्लाई करते करते ऐसा आ गया माना, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n is called index of A. और अगर आप वैसे सोचें ना, ग्रुप में काफी हद तक एलिमेंट के ऑर्डर जैसी चीजें हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स है, ग्रुप थ्योरी नहीं है। जिन लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी वो सोचिए ए को खुद से कितनी बार ऑपरेट करेंगे 0 आ जाएगा। अब अगर ना आए तो उसका हाँ 0 या इनफाइनाइट कहेंगे। तो नील पोटेंट का मतलब है कि इसमें पोटेंशियल है नील होने का, 0 होने का। इसको खुद से मल्टीप्लाई करो और कुछ देर के बाद ये 0 आ जाएगा। तो अगर जिस मैट्रिक्स में ये खास बात है वो नील पोटेंट। ये ठीक है ना? सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फिर क्या था बच्चों? ऑर्थोगोनल। यूनिटरी।
पहले ऑर्थोगोनल कर देता हूँ। ऑर्थोगोनल रियल नंबर के फील्ड में है, उसी का कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट यूनिटरी है, तो पहले रियल में काम कर लेते हैं। सर एक बार आइडम्पोटेंट वाली डेफिनेशन खोलना। सर इसमें हमने a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a किया, उसके बाद हमने a इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट किया ना सर, तो फिर वो a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी नहीं आ जाएगा वैसे? ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ए स्क्वायर ए इनवर्स, ए इनटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं तो गलत था ही, इसका मतलब ठीक हो गया, सभी गलत थे फिर। अब उसमें क्या है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था, मेरी भी गलती है, गलत है, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा भाई, ध्यान से पढ़ने में और लेट के पढ़ने में कितना बड़ा अंतर है। लो तभी टाइम लगेगा। सॉरी, मेरी तो गलती है ही, मैं जिम्मेदार तो हूँ, ठीक होगी। तो लेकिन बाकी भी तो थे यार, खाली मल्टीप्लाई तो करना था इनवर्स से। थैंक्स अदिति। वेलकम सर। इसका मतलब फिर अब याद आ गया कि ये किसके लिए रिजल्ट था, मेरा एक दिमाग में छूट गया। इसका मतलब परसों ये वाला इन्वोल्यूटरी नहीं लिखा होगा तुमने फिर लिस्ट में? नो सर। पहले ये आना चाहिए था एक्चुअली। एक ये भी है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए, ये था वो जिसको इनवर्स से मतलब है, इनवर्स इक्वल टू ये इनवर्स से रिलेटेड है, आप ऐसे याद रखने के लिए इन्वोल्यूटरी में, और आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही आता है। इसमें ठीक है, ये सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स जिसका वो खुद ही इनवर्स हो, कैसे पता लगा इनवर्स हो? अब इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही पता लग गया। जब आप ये कहते हैं कि दो एलिमेंट ए और बी का प्रोडक्ट 1 आता है, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नंबरों में। ऐसे मैट्रिसेज हैं दो, ए और बी, और आप आइडेंटिटी ला रहे हैं, और यहाँ पर बी भी ए के बराबर ही है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो रहा है, सोचिएगा। तो ए ही ए का इनवर्स है लॉजिकली, जब यहाँ ए बी का इनवर्स होता है। तो इन्वोल्यूटरी में होना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, इन्वोल्यूटरी के बारे में अभी इतना ही है, क्योंकि वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करो और वो आइडेंटिटी बन जाए। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि कभी अगर ए और ए आइडेंटिटी दे दें, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर होना जरूरी है, और मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट कर लीजिए। अगर आइडेंटिटी दे रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल आते हैं। दूसरा बच्चों, इसकी एक प्रॉपर्टी हम लोग बाद में यूज करेंगे, बड़ी शानदार है। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, आप लोग शॉर्ट में इसको R1 भी कह सकते हो, इसको R2 भी, और इसको R3 भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपस में रोज जो है ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। मतलब अभी बीएससी के लेवल पे मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है, तो बीएससी वालों को इनर प्रोडक्ट नहीं पता है, उनको डॉट प्रोडक्ट पता है, तो उनकी नजर में R1 डॉट R2 जीरो होगा। बेसिकली Ri डॉट Rj जीरो होगा फॉर एवरी i इज नॉट इक्वल टू j इन द केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी कोई तो डिफरेंट रो आपस में ऑर्थोगोनल होंगी, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये यूजफुल प्रॉपर्टी है बच्चों। ऑर्थोगोनल का मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो आना। अभी इस लेवल पे इतना ही समझिएगा, कभी बाद में आप लोग एडवांस लीनियर या फंक्शनल पढ़ें तो
बाकी चीजें भी आएंगी वहां। जी मैम, हाँ बस हो 1-2 मिनट और। अरे मैम चलिए ठीक है, आ रहा हूँ, थैंक यू। ऑर्थोगोनल क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। उसकी मैंने अभी एक ही प्रॉपर्टी बताई, रो वाइज, क्योंकि बाद में ना हम लोग जब लीनियर अलजेब्रा में दोबारा घुसेंगे तो हमें रो रैंक, कॉलम रैंक और चीजें चाहिए। तो अभी बस इतनी जानकारी बहुत है कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी कोई दो डिफरेंट रो का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यूनिटरी इसी का कॉम्प्लेक्स वर्जन है, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप ही लोग बताइए, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ए थीटा इक्वल टू आई। हाँ वेरी गुड, बस हो गया बच्चों। यूनिटरी मैट्रिक्स की बहुत सारी खासियत हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपके साथी फिजिक्स से एमएससी कर रहे हैं तो उनसे पूछो ना क्वांटम में यूनिटरी पढ़ रहे हो या नहीं। बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है यूनिटरी का, एडवांस ड्रूप थ्योरी में भी। तो यूनिटरी बहुत यूजफुल है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग एडवांस ग्रुप थ्योरी कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो बता पाऊंगा मैं भी, अभी यहाँ कहाँ से बताऊं। और बस ये वैरायटी हो गई पूरी, अभी इतना काफी है। अब हम लोग एक तरफ से, हमें थोड़ा मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं ये पता लगा। अब हम 0 से शुरू कराऊंगा मैं एक तरफ से। पीएमआई तुझे मैंने बता दिया है तो मैं पीएमआई का ही यूज कराऊंगा मैट्रिक्स में भी पहले। आज इतना ही करते हैं, फिर समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? अरे भाई नो सर। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ठीक है, फिर इतना ही। कुछ कहना है, पूछना है किसी को? सर कल की टाइमिंग क्या होगी? एक्चुअली हमारा थोड़ा बीएससी में वो दिक्कत आ रही थी, केमिस्ट्री